नमस्कार साथियों, डेफोडिल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं सुमित जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है बाल विकास, और उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसी को और आगे विस्तार से पढ़ने का आज प्लान। बाल विकास का मतलब हमने पढ़ा था कि गर्भ से आरंभ होकर के कौन सी अवस्था तक है, किशोरा के अंत तक के काल को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। या ये मान सकते हैं कि गर्भ से परिपक्व होने तक के काल को क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। अब बाल विकास की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि बाल विकास के अंदर कौन कौन सी बातें जो होती हैं वो विशेष होती हैं। बाल विकास की विशेषताएं, विकास जो है वो विकास सार्वभौमिक होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब ये हो गया कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई चीज विकसित है या हुई है या सुधार हुआ है तो सबको दिखाई देता है, हर जगह होता रहता है। ऐसा नहीं कि आज आप चूरू डिस्ट्रिक्ट में हो, कल को आप जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, कल को फिर आप जैसलमेर में जाओगे या फिर किसी अन्य स्टेट में जाओगे, अन्य कंट्री में जाओगे तो वहां पर विकास नहीं होगा। विकास सब जगह होता रहता है, सब जगह उसमें कुछ ना कुछ सीखने का नियम या गुण पाया जाता है। तो विकास क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। दूसरा, विकास क्या होता है? सतत चलता रहता है। सतत को आप ये बोल सकते हो कि आजीवन चलेगा या जीवन पर्यंत चलेगा। विकास के अंदर जो प्रक्रिया है, विकास का जो गुण है, तो गर्भ से लेकर के मृत्यु तक वो कभी भी ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय विकास रुक जाए। आप ये मान लीजिए कि अगर आप 10-12 घंटे के बाद जब रात्रि को सोते हैं तो उस समय भी विकास की गति चलती रहती है। इसका छोटा सा उदाहरण, स्वाभाविक सा उदाहरण ये है कि हमारे जो नाखून, जो हमें ये नहीं पता होता कि कब बढ़ते हैं, कब वृद्धि करते हैं। दाढ़ी जो पता नहीं कि कब आती है, कब वृद्धि करती है। बाल जो कि पता नहीं कब वृद्धि करते रहते हैं या कब बढ़ते रहते हैं। तो ये मान लीजिए कि इन सभी के अंदर लगातार, ऐसा नहीं है कि सोने के बाद हमारी गतिविधियां रुक जाएंगी। श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है, पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है, और जो पाचन की क्रिया होती है, मलमूत्र को त्यागना या पसीना आना या नींद के अंदर उसके बाद थकान का दूर हो जाना, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष से जुड़े हुए हैं। तो विकास जो है वो लगातार चलता रहता है, सतत चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। तो ये विकास का एक नियम है। विकास जो है वो क्रमबद्ध होता है या श्रृंखलाबद्ध होता है, या एक सोपान से दूसरा सोपान जुड़ा होता है, सोपानिकी से जुड़ा होता है। विकास के अंदर एक गुण सार्वभौमिक हो गया। सार्वभौमिक का मतलब सब जगह हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सतत का मतलब हमेशा चलता रहता है। विकास किसी भी अवस्था में, किसी भी दिन, किसी भी समय रुकेगा नहीं। क्रमबद्ध का, श्रृंखलाबद्ध का या सोपानिकी का मतलब हो जाएगा कि विकास के कुछ निश्चित क्रम होते हैं। यदि आप नॉर्मल से बात करो कि सबसे पहले बच्चे का जब विकास आरंभ होगा तो पहले वो विकास धीरे धीरे गर्भ अवस्था में आएगा, फिर बाद में शेष अवस्था में, बाद में बाल्य अवस्था में, बाद में किशोर अवस्था में आएगा। और ये विकास का एक नियम जो है वो क्रमबद्ध या श्रृंखलाबद्ध बोल सकते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चा पहले किसी चीज को, अगर आप उसका विकास करवाना चाहोगे तो विकास के पहले वो सबसे पहले अपने सिर को हिलाएगा, उसके बाद फिर वो कंधों को, इन हाथों को, कमर को, इससे नीचे होती और जाएगा। ये जो विकास का क्रम है, उसका गर्दन का हिलाना, उसके बाद कोहनी के बाद, उसके बाद वो कमर के बल पे, उसके बाद वो बैठना शुरू होता है। बैठने के बाद फिर वो धीरे धीरे पैरों पर, हाथों के सहारे चलना शुरू कर देता है। फिर वो धीरे धीरे उठ करके चल करके कोशिश करेगा, गिरेगा, कोशिश करेगा, गिरेगा। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को चलाना शुरू करता है और बाद में चलना सीखता है। चलने के बाद धीरे धीरे दौड़ना सीखता है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास में जो सीखने का क्रम है वो एक निश्चित श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पलंग से उठा, पहले दौड़ लगा गया, वापस आकर के फिर कह रहा है तो मैं चलना सीखूंगा। ऐसा नहीं है। विकास के अंदर एक निश्चित क्या पाई जाती है? श्रृंखला पाई जाती है। तो विकास में निश्चित श्रृंखला होती है। विकास जो है वो हमेशा ही सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से किसकी ओर होता है? विशिष्ट की ओर होता है। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ एक टॉपिक अभिवृद्धि और विकास और जुड़ा हुआ है, वो अलग मैटर है, इसी से जुड़ा हुआ है, वो अपन एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे।
लेकिन अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि विकास और अभिवृद्धि से या विकास के नियमों या विशेषताओं से एक क्वेश्चन हर बार किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में हर बार आया है, चाहे किसी स्तर का कोई भी एग्जाम, कोई भी टेट का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, यहाँ तक कि एचएम का एग्जाम हुआ है, तो उन सभी के अंदर विकास के नियमों से या विकास अभिवृद्धि की तुलना या अंतर से या विकास की विशेषताओं से कोई ना कोई एग्जाम में प्रश्न आया है। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि विकास क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, सब जगह होता है। विकास सतत चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में क्रमबद्ध श्रृंखला होती है जिसको सोपान बोल सकते हो, सीक्वेंस बोल सकते हो, क्रम बोल सकते हो। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका मतलब समझते हैं कि जब बच्चा है वो छोटा सा बालक, जब उसको दो डाइवर्स के बालक को आप ये कहते हो कि आप पानी का गिलास लेकर के आओ, पानी का गिलास लेकर के आओ, तो उस पानी के गिलास को वो बालक लाते समय जब गिलास को पकड़ता है तो उस गिलास को पकड़ते समय, जैसे मान लीजिए ये अपने पास लोटा है, आप उसको वो लोटे में पानी डाल कर लाओ, तो वो बालक उस लोटे को ऐसे नहीं पकड़ सकता। वो बालक उस लोटे को पकड़ने के लिए अपनी चारों उंगलियां जो काम कर रही है उसकी, हो सकता है दोनों हाथ को या फिर एक हाथ की चारों उंगलियों को अंगूठे के सहारे से ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पार्ट्स इतने ही काम कर रहे हैं, वो इन विशिष्ट अंगुलियों से और अंगूठे से इस प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता। अब आप उसके हाथ में अगर कलम दोगे तो वो बालक उस पेन को इस प्रकार से पकड़ेगा या इस प्रकार से पकड़ेगा, कभी इस हाथ से पकड़ेगा, कभी इस हाथ से पकड़ेगा, क्योंकि उस बालक के लिए सारी चीज सामान्य है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में जैसे जैसे बार बार क्रिया करेगा, अनुकरण करेगा, उसकी गलती के बाद उसको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो बच्चा अब धीरे धीरे उस गतिविधियों के लिए परिपक्व हो गया और अब वो इन अंगुली और अंगूठे की सहायता से, लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड को, किसी की सहायता से जिसकी उसको आदत डाली जाती है, उसकी सहायता से उस बच्चे के अंदर विशिष्टता आ जाएगी। उस पानी के गिलास को पकड़ने की विशिष्टता आ जाएगी, उस कप को पकड़ने की विशिष्टता आ जाएगी और वो चलने की भी अंदर अपने पंजों को, पैरों को, एड़ियों, अंगुलियों को इस्तेमाल करने की विशिष्टता हासिल कर लेगा। तो जो सारी की सारी सामान्य क्रियाएं हैं वो पहले होती है और जब वो सीख लेगा तो सीखने के बाद प्रत्येक अंग को विशिष्ट तरीके से काम लेना शुरू कर देगा। तो पहले कैसी गतिविधियां होगी? सामान्य, और बाद में किस प्रकार की गतिविधियां हुई? विशिष्ट गतिविधियां। तो विकास में पहले कैसी क्रिया होती है? सामान्य, और बाद में कैसी क्रिया होती है? विशिष्ट क्रिया होती है। तो ध्यान रखना, विकास किस पक्ष से किस ओर होता है? सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है, सामान्य से विशेष की ओर का नियम पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस विशेषताओं में। सामान्य से किसकी ओर होता है? विशेष की ओर होता है विकास। विकास के अंदर समान प्रतिमान का नियम पाया जाता है। समान प्रतिमान का तात्पर्य ये हुआ कि एक जाति जो है उस जाति के अंदर जो अगले आने वाले वंशज हैं उनका विकास अपनी जाति के अनुसार ही होगा। जैसे ये मान लीजिए यदि कोई ऊंट का बच्चा है तो ऊंट का बच्चा वैसे ही वृद्धि करेगा, वैसे ही ग्रोथ करेगा, वैसे ही कोई ना कोई विकास की क्रियाएं करेगा जिस प्रकार से उसके वंशज, उसके माता पिता कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मनुष्य की संतान को देखोगे तो मनुष्य की संतान जो है उसके अंदर वृद्धि अन्य किसी जाति विशेष के अलावा अलग अपने वंशजों के अकॉर्डिंग पाई जा रही है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि किसी पशु का जो भी अगला वंशज है वो उस पशु के अकॉर्डिंग ही गति कर रहा है, उसी की समान प्रतिमान यानी कि उसी की मॉडलिंग के अनुसार, उसी की नकल के अनुसार उसका विकास पाया जा रहा है। एक मनुष्य जाति का विकास मनुष्य जाति की तरह होता है, पशुओं का विकास पशु जाति की तरह हो रहा है। सभी के अंदर अपनी जाति की समान प्रतिमानता का नियम या गुण पाया जाता है। तो ये विकास कौन सा कहलाता है? समान प्रतिमान का नियम। अगली जो विशेषता ये है कि इसके अंदर जो समान प्रतिमानता आ गई, तो ये समान प्रतिमानता का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप एक मंद बुद्धि का और एक प्रतिभाशाली का विकास भी एक ही गति से करोगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे गुण माता पिता से आनुवंशिकता में मिले हैं उसी हिसाब से ही बच्चे का विकास उसी दर से होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनके अंदर विकास में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। विकास में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य ये हुआ कि प्रतिभाशाली जो है उसका विकास तेजी से होगा
औसत जो है उसका विकास उसी स्पीड से होगा, और मंद जो है उसका विकास मंद गति से होगा। तभी तो आपने सुना होगा कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। यदि वो होशियार है तो बचपन में दिख जाएगा, जल्दी सीखेगा, जल्दी आगे बढ़ेगा, जल्दी किसी कक्षा में आगे उसको 1-2 क्लास से बंक करवाई जाएंगी। औसत जो है तो वो औसत स्पीड से बढ़ेगा, ना पीछे रहेगा ना वो आगे निकलेगा। और मंद बुद्धि जो है उनका विकास हमेशा हर पक्ष में क्या चलता रहेगा, पीछे चलता रहेगा। तो सभी के अंदर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब ये हुआ कि एक बालक का किसी भी पक्ष से, जरूरी नहीं कि सभी पक्षों में, किसी भी पक्ष में दूसरे बालक से अलग होना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता में अगर कोई बालक, अगर आप प्रतिभा, औसत और मंद बुद्धि की बात करो तो ये ले सकते हो। और यदि आप ये बात करना चाह रहे हो कि यहाँ पर एक बालक दूसरे बालक से आगे निकला है, पीछे निकला, तो ये गुण कौन सा कहलाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम कहलाता है। तो विकास के अंदर क्या पाई जाती है, समान प्रतिमानता। समान प्रतिमानता का मतलब किससे हो गया, जाति से हो गया या लिंग से हो गया। जैसे महिलाओं का विकास महिलाओं की तरह तो होगा, पुरुष का विकास पुरुष की तरह होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, लिंग समानता। और जाति का मतलब पुरुष जाति, मनुष्य जाति, जिसको आप पुरुष से समानता दर्शाओगे, और पशु की जाति तो पशु से समानता दर्शाओगे। व्यक्तिगत विभिन्नता से हमने समझ लिया कि एक बालक दूसरे बालक से अगर किसी भी रूप में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक किसी रूप में अगर अलग है तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। इसके अलावा जो अगला नियम है वो कहलाता है परस्पर या पारस्परिक अंतर संबंध का नियम या अंतर संबंधता का नियम। पारस्परिक अंतर संबंधता का मतलब ये हो गया कि विकास के जो पक्ष हैं वो हैं शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक। 4 मोटे तौर पर पक्ष लिए गए। यदि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वाभाविक है मन के अंदर भी विकास स्वस्थ शरीर के अकॉर्डिंग होंगे। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है, या एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का यानी कि स्वस्थ मानसिक विकास पाया जाता है। तो शरीर का जैसे जैसे विकास हो रहा है तो मन का विकास होगा, क्योंकि शरीर में अगर कोई बीमारी नहीं लगी हुई है या शरीर किसी चीज के प्रति अनुकूलित हो जाता है, इसका मतलब आपने मन को भी अनुकूलित करने का कोई न कोई प्रयास किया होगा। तो शारीरिक विकास से कौन सा विकास आगे बढ़ेगा, मानसिक। मानसिक विकास होगा तो सीधी सी बात है मन में अगर आप किसी चीज का अच्छा विकास कर लोगे तो सीधी सी बात है ना ज्यादा क्रोध आएगा, ना ज्यादा गुस्सा आएगा, ना ज्यादा दया भावना आएगी, संतुलित व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये कौन सा विकास है, सामूहिक। और जब गुस्सा ही नहीं आएगा तो आपका व्यवहार उसी अकॉर्डिंग होगा। यदि शरीर के अंदर रोग लगे हुए हैं तो मन कुंठित हो जाएगा, मन कुंठित होगा तो आपके विचार या तो अग्रेसिव होंगे या डरपोक हो जाओगे, और जैसे आप हो जाओगे वैसा आपका सामाजिकता के अंदर व्यवहार प्रदर्शित होगा। तो सारे के सारे पक्ष एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित हैं। ये विकास का पारस्परिक अंतर संबंधता का नियम कहलाता है। पारस्परिक अंतर संबंधता का शॉर्टकट रूप ये ले सकते हो कि कौन सी, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और कौन सा, सामाजिक। ये आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगला जो नियम है वो ये है कि विकास जो है व्यक्तिगता से सामाजिकता की ओर बढ़ता है। व्यक्तिगता का मतलब एक खुद से जुड़ाव रखना, और सामाजिकता का मतलब है कि आप किसी दूसरे अन्य कार्यों के साथ एक अंतर संबंध के द्वारा या किसी की बातचीत के द्वारा, व्यवहार के द्वारा अपने विकास के उस क्षेत्र को, दायरे को बढ़ा रहे हो। तो विकास व्यक्तिगता से किसकी ओर बढ़ता है, सामाजिकता की ओर बढ़ता है। तो विकास के बारे में और भी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, हमने अब तक देखा, जिसमें समान प्रतिमान का मतलब जाति लिंग से होता है, सामान्य से विशिष्ट का मतलब पहले स्वाभाविक सामान्य क्रिया करेगा और बाद में विशिष्ट क्रिया करने लग जाएगा, निपुणता हासिल करने लग जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हो जाएगा कि एक बालक जिसके अंदर प्रतिभाशाली, औसत, मंद बुद्धि प्रकार का गुण है तो उससे अलग गुण भी पाए जाते हैं। पारस्परिक अंतर संबंध का मतलब शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक पक्षों से है, और व्यक्तिगता से सामाजिकता की ओर का मतलब हो जाएगा कि एक बालक जो खुद से जुड़ा हुआ है उसका विकास जैसे जैसे खुद का होता रहेगा, अब वो अपने व्यवहार का दायरा बढ़ा करके उसको सामाजिकता की ओर भी ले जाएगा। अगला जो नियम है वो है निकट से दूर का नियम।
निकट से दूर की ओर का मतलब हम ये समझें कि पहले नजदीकी अंगों का विकास होगा, जिसको आप केंद्र बोल सकते हो, और दूर होता है वो होता है किनारा, जिसको आप सिरे बोल सकते हो। तो केंद्र से किसकी ओर हो जाएगा? सिरों की ओर का नियम। या केंद्र से किसकी ओर है? जैसे ये मान लीजिए केंद्र है और ये इसके किनारे हैं, इसका मतलब किनारों को आप क्या बोल सकते हो? परिधि बोल सकते हो। केंद्र से किसकी ओर हो जाएगा? परिधि की ओर। ध्यान रखना, निकट से दूर की ओर बोल सकते हो, इसको केंद्र से सिरों की ओर भी बोल सकते हो, और इसी को आप बोल सकते हो केंद्र से किसकी ओर है? परिधि की ओर। तो कुछ नाम यहाँ पर आ गए, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, और निकट से दूर की ओर का नियम। अब एक चीज ये ध्यान रखना, एक नाम तो है सिर और एक नाम है सिरा। सिर और सिरा में अंतर है। सिर और सिरा में इतना सा अंतर है कि अगर आप, एक नाम यहां पर आता है प्रोक्सी डिस्टल। क्या नाम आता है? प्रोक्सी डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल। साइंस का नाम है, बायो में यूज लिया जाता है। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब ये हो गया कि एक केंद्र से अगर विकास हो रहा है, एक केंद्र से अगर विकास हो रहा है, तो विकास अब केंद्र से किसकी ओर बढ़ रहा है? किनारों की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है? किनारों की ओर। तो केंद्र से किनारों की ओर बढ़ने का, तो निकट से किसकी ओर जा रहा है? दूर की ओर। केंद्र से किसकी ओर बढ़ रहा है? परिधि की ओर। और एक ऐसा चिंतन जो कि एक पॉइंट से अन्य सभी विकल्पों की ओर सोच विचार करे, ऐसा विकल्प यहाँ पर अगर नाम दोगे तो उसको अपसारी चिंतन बोल सकते हैं, यानी कि इसका प्रसार हो रहा है। तो इस प्रकार का विकास जिसमें केंद्र से परिधि की ओर, निकट से दूर की ओर, या केंद्र से सिरों की ओर विकास हो, ऐसे विकास को प्रोक्सिमो डिस्टल विकास भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोक्सिमो डिस्टल हो गया। हिंदी में इसके नाम ज्यादातर यूज जो लिए जाते हैं वो निकट से दूर, केंद्र से सिरों की ओर विकास का नियम कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर ये होगा कि यदि आप किसी वस्तु को पकड़ रहे हो, तो किसी वस्तु को पकड़ने में बच्चे को जब कोई आप पहले ही दिन या 1 महीने के बच्चे को जब हाथ में आप नोट पकड़ाते हो, जैसे बुआ आई, कोई आस पड़ोस की महिला आई, तो बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चा बड़ा सुंदर है, बच्ची बड़ी सुंदर है, आप ये इसके हाथ में पैसे पकड़ा दिए। अब पैसे पकड़ाते उसके अंगूठियां शुरुआत में बंद थी, क्योंकि उन्होंने उनके सभी सिरों का विकास नहीं हुआ था, इसलिए बच्चा ज्यादातर अंगूठियों को बंद रखता है, अंगुलियों को मोड़े हुए रखता है। अब बच्चे को हाथ में पैसा देने के लिए उसके हाथ को ऐसे किया, हाथ में पैसा थमाया, तो बच्चे की अंगुलियां स्वाभाविक रूप से पहले वाली अवस्था में आ जाएगी। और जैसे ही पहले वाली अवस्था में आएगी तो लेडीज कहेगी कि देखो कितना लालची है, पैसे हाथ में रख लिए इसने, पैसे को तो छोड़ता ही नहीं है। अगर आप उसके हाथ में कागज दोगे, कोई दूसरी कलम दोगे, पेंसिल दोगे, तो भी ऐसा ही करेगा। लेकिन इसका एक सेंस हम यहाँ पर इस टॉपिक से जुड़ा ये निकाल सकते हैं कि पहले उसकी केवल हथेली ही काम कर रही है, इसलिए सारा का सारा जितना भी क्रिया का पक्ष है, केंद्र है, वो सारा का सारा विकास यहाँ हथेली में ही है, और इसको आपने बोल दिया केंद्र। और जैसे जैसे बड़ा होगा, अब वो अंगुलियों से, अब बड़ा होगा तो वो ये नहीं कहेगा अगला हथेली में रख दे पैसे, ऐसा नहीं कहेगा वो। अब आप उसको पैसा दोगे तो हाथ से पैसा ले लेगा, चॉकलेट ले लेगा, गिलास, किसी चीज को अब अंगुलियों के किनारों को काम में लेना शुरू कर दिया उसने। तो विकास जो पहले किसका होता था? निकट का, धीरे धीरे किस अंगों में पहुंचा? दूर। केंद्र से किसकी ओर पहुंचा? सिरों की ओर। केंद्र से किसकी ओर पहुंचा? परिधि की ओर। तो विकास होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। तो ये ध्यान रखना, विकास निकट से दूर की ओर का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमो डिस्टल। अगला जो नियम है विकास का, इसको निकट से दूर कहें या केंद्र से सिरों की ओर कहें, सिरों का मतलब परिधि होता है। अगला जो विकास है वो है सिर से पैर की ओर। सिर का मतलब होता है मस्तक। मस्तकोद्मुखी बोल सकते हैं इसको। मस्तक यानी कि सिर, मुख यानी कि मुख की ओर। यहां पर एक शब्द है अधो। अधो का मतलब होता है नीचे की ओर। अधो का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर। ये जो अधो है, मस्तक से नीचे की ओर, किसकी ओर? मुख की ओर। यानी कि सिर से किसकी ओर जा रहा है वो? पैरों की ओर। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से किसकी तरफ जा रहा है वो? नीचे की तरफ। ध्यान रखना, यहाँ पर जो नाम है उसको एक नाम दिया था आपने, प्रोक्सिमो डिस्टल। अब ये जो नाम है सिर से पैरों की ओर, मस्तक से मुख की ओर, या मस्तक से मुख की ओर नीचे,
ऊपर से किसकी ओर, नीचे की ओर। इसी का एक नाम है, एक जो नाम आया था पहले आया था प्रोक्सिमो डिस्टल, और यहां पर नाम जो आएगा वो नाम आएगा सिफेलोकोडल। क्या नाम आएगा, सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल का मतलब ये होता है कि सिर से पैर की ओर, सिर से किसकी ओर, पैर की ओर। और पहले जो नाम आया था वो आया था प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल, और एक नाम है सिफेलोकोडल। अब दोनों नाम याद रखने इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो ये सारी की सारी चीजें हम अगर समझ लेंगे तो गलत नहीं कर सकते। लेकिन ये जो दो नाम है, इन दोनों नाम में एक नाम जो से शुरू हो रहा है उसका तात्पर्य सिर से होगा, और दूसरा स्वाभाविक है वो निकट से दूर की ओर, केंद्र से सिरों की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो सी से नाम से क्या बना, सिर से, सी से क्या बना था, सिफेलोकोडल। तो सिफेलोकोडल का मतलब हो जाएगा सिर से किसकी ओर होता है, यानी कि बच्चे के गर्भ के अंदर पहले सिर बनता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके अन्य अंगों का विकास होता है। तो पहले विकास सिर का होगा, फिर बाद में उसकी नीचे के अंगों की ओर का विकास होता जाएगा। तो इस विकास को क्या बोलेंगे, सिर से पैर की ओर, या इसको बोलेंगे सिफेलोकोडल। तो विकास के जो दो मुख्य नियम यहाँ पर निकल कर आए हैं, जो दो गुण हैं वो केंद्र से किसकी ओर होता है, सिरों की ओर, या केंद्र से निकट से दूर की ओर, जिसको हमने बोल दिया प्रोक्सिमो डिस्टल। और जो एक और विकास था जो अभी सिर से किसकी ओर आया, पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, इसको आपने क्या नाम दिया, सिफेलोकोडल, और इसको नाम दिया था हमने प्रोक्सिमो डिस्टल। दो नाम याद आए, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोक्सिमो डिस्टल कह दीजिए या सिफेलोकोडल कह दीजिए। सामान्य से विशिष्ट पढ़ लिया था। इसी को हम बोल सकते हैं सिरोपुच्छीय विकास, सिर से किसकी ओर, पूंछ की ओर, सिरोपुच्छीय विकास का नियम। सिरोपुच्छीय कह दीजिए, सिर्फ अर्थ समझना है। मस्त अधोमुखी, इसका मतलब मस्त, अधो का मतलब हो गया नीचे, और मुख का मतलब मुख की ओर। मस्तक से किसकी ओर, मुख की ओर, नीचे की ओर बढ़ता है। अब ये ध्यान रखना, विकास के अंदर जो मुख्य नियम आए थे, एक तो था सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर के बाद आया निकट से दूर की ओर, और एक नाम है सिर से किसकी ओर, पैरों की ओर। अब एक जो नाम है वो है वर्तुलाकार। ये प्रश्न रीट के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। वर्तुलाकार का मतलब होता है वर्त के आकार का। अब इसके दो संदर्भ यहाँ पर समझ सकते हैं। वर्त के आकार का एक संदर्भ ये हो जाएगा कि विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था, या एक वर्त से दूसरा वर्त जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो आकृति बनी, ये वर्त की आकृति बन गई, वर्तुलाकार बन गई। और एक पक्ष ये हो गया कि अगर आप एक बिंदु से बात कर रहे हो तो दूसरे बिंदु की ओर भी विकास होगा, सभी पक्षों में विकास होगा, और उससे एक वर्त की आकृति का निर्माण हो जाएगा। वर्तुलाकार का मतलब विकास एक पक्ष से ना होकर के सभी पक्षों में होता रहता है। शरीर का हो रहा है तो साथ साथ में मानसिक भी हो रहा है। अगर बच्चे के अंदर धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर ग्रोथ हो रही है तो ये मान लीजिए कि आप बच्चे के अंदर चिंतन करना, मनन करना, कल्पना करना, विचार करना, मानसिक विकास भी हो रहा है। और क्रोध करना, दया करना, गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, ये सांवेगिक विकास भी हो रहा है। और किसी का कहना मानना, किसी के साथ कैसा बर्ताव करना, ये भी हो रहा है। इसका मतलब बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ सभी तरह के विकास जुड़े हुए हैं, और सभी तरह की आकृति को बोल देते हैं वर्तल। वर्तुल का मतलब होता है सभी तरह की आकृति, एक सभी पक्षों में जुड़ी हुई आकृति, इसको बोल देंगे वर्तुलाकार। या आप एक आकृति से दूसरी आकृति को कनेक्ट कर सकते हो, इसको भी वर्तुलाकार बोलेंगे। विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ना कि रेखीय। रेखीय का मतलब ये हो गया कि आप पहले शरीर का विकास कर लो, फिर मन का कर लो, फिर संवेगों का कर लेना, फिर समाज का कर लेना। विकास ऐसा क्या है, नहीं होता। विकास एक लाइन में ना चल करके सभी दिशाओं में चलता है, लीनियर ना होकर। लीनियर नहीं होता है विकास, क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। तो विकास का ये चीज ध्यान रखना है कि विकास वर्तुलाकार होता है, ना कि क्या होगा, रेखीय। ये प्रश्न कई बार आया कि विकास के संदर्भ में सत्य क्या कथन है या नहीं है। तो विकास क्या होगा, वर्तुलाकार होगा, ना कि रेखीय। रेखीय ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है।
अगली जो बात है विकास के बारे में, विकास का जो स्वरूप है वो कैसा होगा? सूक्ष्म होगा। विकास का स्वरूप कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। इसी का एक विपरीत नाम है, वो है स्थूल। स्थूल का मतलब मोटे तौर पर, जबकि विकास मोटे तौर पर नहीं होता। हम ये कह दें कि ये बड़ा हो गया, इसका विकास हो गया, ऐसा नहीं है। विकास के अंदर सूक्ष्मता पाई जाती है। सूक्ष्मता का तात्पर्य हो गया कि एक बच्चे के अंदर चिंतन, मनन, कल्पना, विचार, स्मरण, ये क्षमताएं किस लेवल तक बढ़ी है, किस लेवल तक वो सीखा है, सामाजिकता किस लेवल तक है, किस परिस्थिति में कैसे संवेगों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे करने चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा करना सीख गया। ये सभी के सभी पक्ष सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं है, सूक्ष्म का मतलब गहराई से होता है। तो विकास कैसा होता है? सूक्ष्म, यानी विकास का स्वरूप कैसा होगा? सूक्ष्म स्वरूप होगा। जैसे सूक्ष्म यानी कि आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ी होगी, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा होगा। तो लेसन देने से पहले माइक्रो टीचिंग का तात्पर्य इतना था कि क्लास में जाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, किस प्रकार की गतिविधियों को सीखना है, किस प्रकार की गतिविधियों को बच्चों के सामने अध्ययन करना है। तो ये जो अध्ययन है ये कहलाता है माइक्रो टीचिंग। जब इसी तरह से हम इसके स्वरूप को कैसा देखेंगे? विकास का स्वरूप कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। विकास का स्वरूप सूक्ष्म का मतलब गहराई। क्या हो जाएगा? गहराई से हो जाएगा। अगला जो नियम है वो, अगला नियम यहाँ पर है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का एक सही क्रम होता है। यहाँ पर स्वरूप की बात की, भिन्न भिन्न निकट से दूर की ओर की बात की, केंद्र से सिरों की ओर की बात की, सिर से पैर की ओर बात की, देखिए ना होकर के वर्तुलाकार होता है, स्वरूप सूक्ष्म होता है, विकास का क्रम सही क्रम होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। इसके अलावा अगर एक आप कई बार एग्जाम में प्रश्न दे चुके हो कि विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाओं में खतरे संभावित हैं। यदि आप शेषावस्था में बच्चे के शारीरिक विकास पर न ध्यान दोगे तो बच्चे के अंदर मानसिक विकास भी नहीं होगा, और मानसिक नहीं होगा तो सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से वो बालक जो है, वो बालक एक सर्वांगीण विकास की ओर या अच्छे विकास की ओर सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए अलग अलग अवस्थाओं में, चाहे वो शेष अवस्था हो, बाल्यावस्था हो, बाल्यावस्था में यदि आप बच्चे को अनुशासन में नहीं रखोगे, किशोरावस्था में यदि आप उसकी भावनाओं को समझ करके उसके साथ अच्छा व्यवहार, मित्रवत व्यवहार नहीं करोगे, तो हो सकता है बच्चा वो असामाजिक हो जाए, बाल अपराधी बन जाए। तो ऐसी अवस्थाएं जो चाहे शेषवा हो, बाल्या हो या किशोरा हो, सभी अवस्थाओं में अपने अपने क्या होते हैं? खतरे होते हैं। जो बाल विकास है, उस बाल विकास के संदर्भ में सभी अवस्थाओं में अलग अलग क्या पाए जाते हैं? खतरे पाए जाते हैं, अलग अलग अपने खतरों की संभावना पाई जाती है। विकास जो है, देखिए विकास का संदर्भ यहां पर अगर आप शरीर से लोगे तो एक पक्ष जुड़ जाएगा, शारीरिक विकास। अगर आप उसका मानसिक पक्ष से लोगे तो उसका मानसिक विकास हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, चाहे आप शरीर की बात करो, चाहे आप मन की, संवेग की, व्यवहार की बात करो, है तो वो विकास का ही पक्ष। आप उसको एक प्रॉपर नाम शरीर के साथ जोड़ करके अभिवृद्धि दे सकते हो तो वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। इसलिए हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, इस विकास के अंदर अगर शरीर का निर्माण हो रहा है तो वो तो परिवर्तन हो जाएगा रचनात्मक। जैसे बच्चे के अंदर जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसके अंदर हड्डियों में मजबूती आएगी, मांसपेशियों में मजबूती आएगी, उसका वजन बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, तो उसका कैसा विकास हो रहा है? रचनात्मक। लेकिन एक उम्र के बाद 20 वर्ष मान लो, 25 मान लो, 30 मान लो या 40 मान लीजिए, कोई एक निश्चित उम्र होती है, उस उम्र के बाद शरीर के अंदर अब कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। हड्डियों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर अब वो पहले जैसी एनर्जी, पहले जैसी क्षमता, पहले जैसी योग्यता नहीं रहेगी जो उसके अंदर शुरुआत में थी। और वो बालक, वो व्यक्ति जैसे ही प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ के बाद जैसे वो वृद्ध अवस्था में आएगा, अब उसके शरीर का विनाश होना शुरू हो जाएगा। विनाश का मतलब हो जाएगा कि अब उसके अंदर अब कमजोरी आनी शुरू होगी, अब वो एक मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मृत्यु शाश्वत सत्य है। तो रचना भी विकास में हुई और विनाश भी किस में हुआ? विकास में। तो विकास में रचनात्मक व साथ में कौन सा होगा? विनाशात्मक। दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं? विशेषताएं पाई जाती है।
विकास के अंदर रचनात्मक और साथ में कौन सी होती है, विकासात्मक, दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि विकास जो टॉपिक है, विकास के अंदर जितनी भी विशेषताएं होती है उन सभी विशेषताओं में एक तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का गुण, सिर से पैर की ओर, जिसको आपने सिर के साथ आपने नाम जोड़ा था सिफेलोपोडल, और एक होता है केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से किनारों की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि, परिधि से नाम आया था पै, और पै से बना था प्रोक्सिमोडिस्टल, ये नाम प्रोक्सिमोडिस्टल है, और एक नाम है सिफेलोपोडल, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा विशेषता पूछी जाती है वो रेखीय नाव करके कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। अब इसके अंदर यदि आपने विकास के कॉन्सेप्ट के अंदर इसकी विशेषताएं पढ़ ली, तो अब आप ये सोचें कि क्या विकास का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है क्या, पूर्व अनुमान संभव है क्या, और अगर पूर्व अनुमान संभव है तो क्या आप बचपन में ये बता सकते हो क्या कि ये बालक चोर बनेगा, या ये बालक डॉक्टर बनेगा, या ये बालक कैसा बनेगा। इस संदर्भ में कई तरह के ये टॉपिक ध्यान में रखने, अपने को ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आप बच्चे के विकास को जिस प्रकार के क्षेत्र में डालना चाहते तो उस क्षेत्र में वो डल जाएगा। क्यों डल जाएगा, क्योंकि वाटसन ने कहा था, एक कथन भी है वाटसन का, कि तुम मुझे कोई भी शिशु दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, जैसा भी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के अगर आप ये देख करके उसके गतिविधियों को, उसकी हलचल को, मूवमेंट को देख करके ये कहते हो कि पूत के पैर पालने में देख जाते हैं, ये कहते हो कि तो ऐसा करेगा, जैसा 3 इडियट फिल्म के अंदर लास्ट के अंदर उसने जब लड़का हुआ तो उसको कहा था कि तू बड़ा होकर के लात मार रहा है तो फुटबॉलर बनेगा क्या। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले से अनुमान लगा रहे हो, और बच्चे में यदि शुरुआती दिनों में ग्रोथ अच्छी हो रही है, विकास अच्छा हो रहा है, वो हलचल वाला है, तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चा प्रतिभाशाली है। और ये धीरे हो रहा है, इसका मतलब बच्चा मंद बुद्धि है, कमजोर है, औसत है। इसका मतलब विकास के बारे में क्या लगा सकते हैं, पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। तभी तो क्लासरूम के अंदर किसी 2-4 बच्चे के पीछे की क्लासरूम के रिकॉर्ड को देख करके उसको मेरिट के लिए अलग से कठिन प्रश्न डाले जा रहे हैं, अलग से तैयार करवाए जा रहे हैं, और आप ये चाह रहे हो कि आप उसके बारे में क्या पता संभावना बन जाए कि मेरिट में आ जाए। इसका मतलब क्या लगा रहे हो, पूर्व अनुमान। तो विकास में क्या होता है, पूर्व अनुमान होता है या पाया जाता है। विकास में पूर्व अनुमान यानी कि पहले से किसी चीज का अनुमान लगाना, हाँ पूर्णतः संभव नहीं होता, लेकिन काफी हद तक विकास में पूर्व अनुमान संभव है। इस प्रकार से हमने विकास की विशेषताएं देखी, गुण देखे और नियम देखे। आगे के टॉपिक के बारे में हम इस विकास के और अभिवृद्धि के टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।